Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. We are going to start new lecture series on surgery. This is our first video. In this video we will discuss about wound healing, tissue repair and scar. So let's start our topic. देखिए what is wound? ओके देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्किन है, ठीक है। स्किन है, अगर स्किन की जो हमारे पास स्किन के अंदर कोई ब्रीच आ जाए, ठीक है, ये देखें स्किन है और स्किन के अंदर कोई ब्रीच आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्रीच आ गया स्किन के अंदर, इसे हम कहते हैं वाउंड। स्किन या एपिथेलियम के अंदर कोई ब्रीच आ जाए, उसकी जो कंटिन्यूटी होती है, देखें फॉर एग्जांपल ये एक स्किन है, ये इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है, ये स्किन की लाइन है। अब इसके अंदर कोई ब्रीच आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीच आ गया यहाँ पे तो उसे हम कहते हैं वाउंड। स्किन या एपिथेलियम के अंदर कोई ब्रीच आ जाए तो उसे हम कहते हैं वाउंड, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? breach in continuity of skin or surface epithelium। ओके ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग तो जो हमारे पास वाउंड हीलिंग होती है, कोई भी जब स्किन के ऊपर या हमारे पास एपिथेलियम के अंदर कोई वाउंड होता है, ठीक है, उसकी ब्रीच स्किन के अंदर ब्रीच आता है तो अब उसके बाद क्या होता है? हमारे पास वाउंड जो हीलिंग का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, हीलिंग वाउंड के बाद हीलिंग का मैकेनिज्म होगा। अब हीलिंग जो होता है इसे हम कब क्या कहते, ये हमारे पास जो होता है इसके कौन से फेजेज हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें पहले इसकी डेफिनेशन देखें। mechanism by which body attempt to restore, okay, mechanism by which body attempt to restore the integrity of injured part, ठीक है। अब देखें इसका क्या मतलब है? इंटीग्रिटी ऑफ इंजर्ड पार्ट, ठीक है, इसको रिस्टोर किया जाता है। देखें ये मैंने आपको बताया था, ये स्किन है, इसके अंदर ये ब्रीच आ गया, ये वाउंड है, ठीक है, ये वाउंड है। अब ये जो इसकी इंटीग्रिटी जो होती है, इसकी कंटिन्यूटी होती है, यहाँ से इसकी जो होती है ये लॉस होगी। अब इसको जो होता है इसको फिल करना, ठीक है, इसे हम कहते हैं हीलिंग। ओके अब देखें हीलिंग के जो फेजेज हैं उसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसके जो 3 फेजेज होते हैं, ठीक है, हीलिंग के कितने फेजेज होते हैं? 3 फेजेज होते हैं। फर्स्ट फेज क्या है? इन्फ्लेमेटरी फेज, इन्फ्लेमेटरी फेज, ओके। अब हमारे पास फर्स्ट फेज जो है इन्फ्लेमेटरी फेज, ओके। अब देखें इन्फ्लेमेटरी जो फेज होता है, जैसे ही किसी को जो होता है वाउंड होता है तो जो फौरी उसके बाद हमारे पास हीलिंग का जो मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, जो हमारे पास इसके फेज स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो इन्फ्लेमेटरी फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इन्फ्लेमेटरी जो फेज होता है ये हमारे पास जो होता है 2 to 3 डेज के लिए होता है, ठीक है, 2 to 3 डेज के लिए होता है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, ये होता है हमारे पास कितने डेज के लिए होता है? 2 to 3 डेज के लिए, ओके। अब देखें अब इन्फ्लेमेटरी फेज जो होता है इसके अंदर कौन कौन से जो होते हैं हमारे पास चेंजेस आती हैं। तो देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्किन थी, इसके अंदर ये ब्रीच आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल भी तो रन कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे ही वाउंड जो होता है हमारे पास स्किन रप्चर होती है तो यहाँ से क्या होता है? ये जो हमारे पास सबसे पहले यहाँ से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये रप्चर करेंगी। ये जब रप्चर करेंगी तो हमारे पास जो मैकेनिज्म एक होता है न्यूरो हीमोरल मैकेनिज्म, वो एक्टिवेट होता है। क्या? न्यूरो हीमोरल मैकेनिज्म। अब इसकी डिटेल जो है मैंने पैथो में करवाई हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? हमारे पास जो होता है वेसल्स होती हैं उनकी कंस्ट्रक्शन होती है ताकि जो फर्दर ब्लड लॉस है उसको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। तो वेसल कंस्ट्रक्ट होती हैं, यहाँ पे जो होता है ब्लड क्लॉट बनता है, जहाँ पे हमारे पास वाउंड होता है ब्लड क्लॉट बनता है, ठीक है, मीन हेमाटोमा फॉर्मेशन होती है। और हमारे पास न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं। और ये जो न्यूट्रोफिल और फिर मैक्रोफेजेस आते हैं और फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट आते हैं। और ये जो न्यूट्रोफिल और जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये जो हमारे पास हीमाटोमा होता है इसको क्लियर करते हैं हीमाटोमा को, ठीक है। और ये क्लियर कौन करता है? ये हमारे पास क्लियर करते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल, ओके। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है इन्फ्लेमेटरी फेज में? जब वाउंड होता है तो पहले होती है ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग हुई। अब जैसे ही ब्लीडिंग होती है तो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। और वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है? और न्यूरो हीमोरल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन।
ओके, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे ही वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो हमारे पास जो एंडोथेलियम है डैमेज हो जाती है, वेसल जब वाउंड होता है तो एंडोथेलियम डैमेज होती है, ठीक है। तो जैसे ही एंडोथेलियम डैमेज होगी तो हमारे पास प्लेटेट आके स्टक करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है, ओके। देन उसके बाद क्या होता है, हमारे पास रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। प्लेटलेट हमारे पास जो होती हैं हमारे पास मैक्रोफेजेस की रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट, ओके। तो ये हमारे पास जो होता है इन्फ्लेमेटरी फेज़ के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो होती है ये हमारे पास, इसमें जब भी जो होता है हमारे पास कोई स्किन के अंदर ब्रीच आता है, ठीक है, मीन के वाउंड होता है, तो सबसे पहले ब्लीडिंग होती है, ठीक है। जब ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पे हेमाटोमा फॉर्मेशन होगी और वेसल जो होंगी वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वो कौन से मैकेनिज्म से, न्यूरो हीमोरल मैकेनिज्म से, ठीक है, और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है। देन उसके बाद क्या होता है, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट एंड जो मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है। और जो मैक्रोफेजेस होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, ये जो हेमाटोमा होता है उसको जो होता है वो क्लियर करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड फेज, ठीक है। कौन सा फेज आता है, सेकंड फेज। अब ये जो सेकंड फेज होता है ये कौन सा फेज होता है, इसे हम कहते हैं प्रोलिफेटिव फेज, प्रोलिफेटिव फेज। अब देखिए प्रोलिफेटिव फेज में क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास जो होता है ना, हमारे पास इसके अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। पर इन्फ्लेमेटरी फेज में फाइब्रोब्लास्ट की रिक्रूटमेंट होती है और प्रोलिफेटिव फेज में जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, ओके। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये रिलीज करते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं कोलेजन, ठीक है, कोलेजन। और ये कौन सी कोलेजन होती है, टाइप 3 कोलेजन जो होती है रिलीज करते हैं। अब देखें यहाँ पे स्किन के अंदर ब्रेक आया, यहाँ पे इन्होंने कोलेजन जो होती है फाइब्रोब्लास्ट है कोलेजन इधर इसके अंदर इन्होंने जो होती है वो कोलेजन जो होती है वो इसके अंदर जो होती है वो रिलीज की इन्होंने। अब ये जो कोलेजन है वो उनके अंदर आ गई, ठीक है। अब ये कौन सी कोलेजन है, टाइप 3। और ये जो टाइप 3 कोलेजन होती है ये रैंडमाइज जो होती है ना, रैंडम फैशन में होती है, ठीक है, इरेगुलर फैशन में होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ओके। अब देखें यहाँ पे हमारे पास और क्या होता है, इन जो हमारे पास प्रोलिफेटिव फेज होती है, कोलेजन डिपॉजिट होती है और हमारे पास इस फेज के अंदर एंजियोनियोजेनेसिस भी होती है, ठीक है, एंजियोनियोजेनेसिस। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, एंजियोनियोजेनेसिस होती है, ठीक है। इट मीन कि ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इस फेज में प्रोलिफेटिव फेज में बहुत ज़्यादा जो वाउंड के होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी प्रोलिफेशन हो रही होती है, न्यू फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, ओके। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखें हमारे पास जो टाइप 3 कोलेजन होती है, ठीक है, ये डिपॉजिट होती है प्रोलिफेटिव फेज में, एंजियोनियोजेनेसिस होता है और ये जो फेज होता है ये 3rd डे टू 3 वीक तक होता है, 3rd डेज टू 3 वीक्स, ओके। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। जो प्रोलिफेटिव फेज होगा इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं, ओके। क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं, हमारे पास एंजियोनियोजेनेसिस होती है, ठीक है, एंजियोनियोजेनेसिस। और जो ये जो फेज होता है 3 डेज टू 3 वीक तक होता है, ओके। ये पार्ट आपने याद रखना है। और हमारे पास जो मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो क्या करवाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं उनकी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन भी करवाते हैं इस फेज में। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब हमारे पास थर्ड और फाइनल जो फेज़ आता है वाउंड हीलिंग का वो होता है रिमॉडलिंग फेज़। कौन सा होता है, रीमॉडलिंग फेज़, ठीक है। अब रिमॉडलिंग फेज़ में क्या होता है, तो देखें जो रिमॉडलिंग फेज़ होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो कोलेजन होती है इसकी मैचुरेशन होती है। देखें जो कोलेजन 3 है, ठीक है, कोलेजन जो हमारे पास थी है, ठीक है, ये हमारे पास कोलेजन 1 के अंदर कन्वर्ट होती है, कोलेजन 1 के अंदर। अब इसको कन्वर्ट कौन करवाता है, इसको एक एंजाइम होता है कोलेजिनेज एंजाइम, और ये किसकी मौजूदगी में करवाता है, जिंक की मौजूदगी में, ठीक है। जिंक इसको चाहिए होती है, ओके। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये हमारे पास यहाँ पे एंजाइम होता है कोलेजिनेज, ओके। और ये हमारे पास टाइप 3 कोलेजन को टाइप 1 कोलेजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये जो टाइप 1 कोलेजन होती है ये हमारे पास मेच्योर फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। अब ये जो टाइप 1 कोलेजन होती है ये हमारे पास क्या होती है, ये एक जो होती है ना टाइप 1 कोलेजन। अब ये कितनी रेशो इसकी होती है, तो आपने ये पॉइंट याद रखना है, ये एमसीक्यूज है कि 4:1
1 होती है। मीन के टाइप 1 जो कोलेजन होती है वो हमारे पास जो होती है इसके जो होते हैं हमारे पास देखिए 4:1 होती है एज़ कम्पेयर टू टाइप हमारे पास जो होती है टाइप 3। ठीक है, तो टाइप जो 4 कोलेजन होती है, ओके, टाइप 3 कोलेजन होती है, ये हमारे पास टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट देखें, इसके बाद हमारे पास वाउंड की जो होती है कॉन्ट्रैक्शन होती है इसी फेज़ में। ठीक है, वाउंड कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये जो कोलेजन के जो फाइबर्स होते हैं वो अलाइनमेंट होते हैं। वो क्यों अलाइनमेंट होती है उनकी? पहले था हमारे पास टाइप 3 कोलेजन जो प्रोलिफेटिव फेज में था वो रैंडमाइज फैशन में था और रैंडम फैशन में था। अब यहाँ पे जो होती है वो एक अलाइन के अंदर आते हैं, उसकी जो फाइबर होते हैं अलाइनमेंट होती है उनकी। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि हमारे पास जो कोलेजन होती है वो मिच्योर फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक अलाइन में आ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ है वाउंड की वो इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है? स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अलाइनमेंट होती है। ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने। ठीक है, रीअलाइनमेंट ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने। ओके, और हमारे पास अब देखें, अब कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो ये हमारे पास 3 फेज हैं इसके, इन्फ्लेमेटरी फेज, प्रोलिफेटिव फेज एंड रिमॉडलिंग फेज। अब कुछ एमसीक्यूज हैं तो वो देख लेते हैं हम। अभी देखें, मैचुरेशन ऑफ कोलेजन लीड टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाउंड। ठीक है, जब भी कोलेजन हमारे पास यहाँ पे कोलेजन 3 से कोलेजन 1 में आती है, इट मीन कि कोलेजन जो होती है उसकी मैचुरेशन हो जाती है। क्या होती है? मैचुरेशन। जब उसकी मैचुरेशन होती है तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज है कि स्ट्रेंथ जो होती है वाउंड की कब इंक्रीज होती है, तो हमारे पास जब जो कोलेजन होती है उसकी मैचुरेशन पे इसकी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है हमारे पास स्ट्रेंथ। ओके, अब देखें मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो किस वीक पे आती है, तो ये भी एमसीक्यूज है। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट 12th वीक। ठीक है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है हमारे पास वाउंड की, जो हमारे पास वो किस वीक पे आती है, तो वो 12th वीक पे आती है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज याद रखना है। अब उसके अलावा देखें, एक और एमसीक्यूज है कि मैक्सिमम जो वाउंड स्ट्रेंथ होती है वो कितनी अचीव करता है। देखें, एक हमारे पास ये स्किन है और यहाँ पे हमारे पास स्किन पे वाउंड है। ठीक है, अब इसने जो होता है वाउंड होता है वो हमारे पास हीलिंग हो गई है। अब ये जो स्किन है और ये जो वाउंड हमारे पास जहाँ पे हमारे पास हीलिंग हुई है, तो इसकी स्ट्रेंथ अगर मैं कहूँगा इसकी स्ट्रेंथ 100% है। ठीक है, और इसकी जो वाउंड की स्ट्रेंथ होगी वो कितने परसेंट नॉर्मल स्किन से वो गेन करता है, वो 80%। ठीक है, 80%। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो हमारे पास मैक्सिमम वाउंड स्ट्रेंथ अचीव्ड इज अप्रोक्सीमेटली 80%। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली 80%। ओके, तो ये हमारे पास आपने इसके अंदर एमसीक्यूज याद रखने हैं कि जब मैचुरेशन होती है कोलेजन की तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है, और कौन से वीक पे जो होती है मैक्सिमम जिसकी स्ट्रेंथ होती है वो 12th वीक पे होती है। ओके, अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी नॉर्मल स्किन से जो गेन करती है हमारे पास जो वाउंड होता है उसकी जो हीलिंग होती है तो वो 80% गेन करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं जो वाउंड हीलिंग को डिले करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स। ओके, फैक्टर डिलेड वाउंड हीलिंग। ओके, तो हम इन फैक्टर्स को देखने हैं। तो अभी आप देखें हमारे पास कुछ लोकल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, लोकल फैक्टर्स होते हैं और कुछ हमारे पास सिस्टेमिक फैक्टर्स होते हैं। ओके, अब लोकल फैक्टर क्या है, जहाँ पे वाउंड हुआ है वहाँ पे कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से जो वाउंड जो हीलिंग है उसकी वो डिलेड हो रही है। तो वो हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं तो वो हम देखते हैं। तो वो देखें, इन्फेक्शन। अगर वाउंड का इन्फेक्शन हो जाए तो वाउंड उसकी जो हीलिंग होती है वो डिले हो जाती है। ठीक है, या एस्कीमिया हो जाए। एस्कीमिया, अगर एस्कीमिया होता है इट मीन के जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई है। ठीक है, जो हमारे पास जो वाउंड है उसको ब्लड सप्लाई कम हो गई है। जब उसको ब्लड सप्लाई कम हो गया तो हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जो हमारे पास उधर हीलिंग करवा रहे हैं वो कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। यहाँ कोई फॉरेन बॉडी है। ठीक है, फॉरेन बॉडी है तो वो भी होती है हमारे पास वाउंड जो हीलिंग होती है उसको डिले करवा देती है। ओके, हेमाटोमा है तो ये हमारे पास वाउंड हीलिंग को डिले करवाएगा। उसके अलावा कोई मैकेनिकल स्ट्रेस है। ठीक है, उसके ऊपर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस, कोई प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे हमारे पास जो होती है वो ब्लड जो होती है वहाँ से सही से ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है वाउंड जो हीलिंग होती है वो डिले हो जाती है। मैकेनिकल
स्ट्रेस। ओके, अब जो होती है हमारे पास यहाँ नेक्रोटिक टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, नेक्रोटिक टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास कुछ लोकल फैक्टर हैं। अब सिस्टेमिक फैक्टर्स में देखें हम क्या होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है। अगर पेशेंट जो है डायबिटिक पेशेंट है, उसकी जो हमारे पास वाउंड हीलिंग है वो डिले हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो आने चाहिए, ठीक है। यहाँ आयोनाइजिंग रेडिएशन है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ओके। तो ये भी जो वाउंड हीलिंग है उसको डिले करवाते हैं। टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर। अगर कोल्ड है या बहुत ज़्यादा हॉट है, वहाँ पे जो वाउंड है तो वहाँ पे भी जो होगा हमारे पास जो हीलिंग होगी वो डिले हो जाएगी, ओके। एडवांस एज है, देन उसके बाद और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, विटामिन ए सी डेफिशिएंसी, ठीक है, या हमारे पास जिंक, ठीक है, जिंक और आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे पास वाउंड हीलिंग को डिले करवाते हैं। और कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि हमारे पास स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, स्टीरॉइड होते हैं हमारे पास जो रिक्रूटमेंट होती है उसको कम कर देते हैं। जब हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है वो कम होती है, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस होते हैं वो हमारे पास जो होती हैं स्टीरॉइड्स होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट को उधर कम कर देते हैं वाउंड वाली लोकेशन पे, ठीक है। एक तो ये पॉइंट। सेकंड होता है स्टीरॉइड्स होते हैं हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म को स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वाउंड हीलिंग जो होती है वो डिले हो जाती है, ओके। अब एक ड्रग होती है हमारे पास डोक्सोरोबासिन, ठीक है, ये भी वाउंड हीलिंग जो होती है वो डिले कर देती है। और कुछ हमारे पास और फैक्टर है जैसे कि जॉन्डिस, जॉन्डिस, यूरेमिया, ठीक है, यूरेमिया और मलिग्नेंसी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो वाउंड हीलिंग को जो होते हैं वो डिले कर रहे होते हैं। तो एक बार दोबारा देख लें फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लोकल और सिस्टेमिक। लोकल में हमारे पास जो होते हैं इन्फेक्शन, ओके, लोकल में क्या है, लोकल में हमारे पास इन्फेक्शन है, इस्कीमिया, फॉरेन बॉडी, हेमाटोमा या मैकेनिकल स्ट्रेस, ओके, या नेक्रोटिक टिश्यू। तो ये वो फैक्टर हैं जो वाउंड हीलिंग को डिले करते हैं। अब सिस्टेमिक जो फैक्टर्स कौन से हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जिंक, विटामिन सी, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, और स्टीरॉइड, ठीक है। तो इसीलिए होता है वाउंड के अंदर, अब जब किसी को अगर जो होता है वाउंड है तो उसके अंदर स्टीरॉइड जो होते हैं जो होते हैं वो यूज़ कम करने चाहिए, ठीक है। स्टीरॉइड, डोक्सोरोबासिन, जॉन्डिस, यूरेमिया या प्रेगनेंसी, तो ये वो कंडीशन है जिनके अंदर वाउंड हीलिंग जो होती है वो डिले हो जाती है, ओके। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं।